नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम कैबिनेट एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको उन महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देंगे जो देश के अलग अलग राज्यों की कैबिनेट बैठकों में लिए गए हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कैबिनेट बैठक की। इन बैठकों में किन योजनाओं को मंजूरी मिली, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इन फैसलों से आम जनता को कैसे लाभ होगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश और देश हित से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि उपज, धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार और खेलो इंडिया से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की गई और निर्णय लिए गए। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले। शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र। 5 मई को गेहूं उपार्जन का कार्य पूरा। 3500 उपार्जन केंद्रों पर 9 लाख किसानों ने बेची फसल। 77.74 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन। किसानों को 18,842 करोड़ रुपए का भुगतान। अधिकांश गेहूं का भंडारण का काम भी हुआ पूरा। एक नया धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने का निर्णय। महेश्वर, ओमकारेश्वर, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग शामिल। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को जोड़ते धार्मिक सर्किट का होगा निर्माण। नाथ परंपरा और ऐतिहासिक स्थलों का होगा विकास। माता अहिल्याबाई होलकर के स्थलों का संरक्षण। हाई स्पीड मेट्रो ट्रेन के कोच का निर्माण इंदौर में। इंदौर में रीजनल टेक्सटाइल एक्सपो और ग्रोथ कॉन्क्लेव। 10वीं और 12वीं पास युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। खेलो इंडिया में मध्य प्रदेश का शानदार प्रदर्शन। 9 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य पदक जीतकर 6ठे स्थान पर। प्रदेश के ऐसे संरक्षित क्षेत्र जहां हाथियों का आवागमन या उपस्थिति है, उनमें एवं संरक्षित क्षेत्रों के बाहर जंगली हाथियों की सुरक्षा एवं अनुश्रवण, रहवास प्रबंधन तथा विकास के लिए योजना बनाई गई है। जंगली हाथियों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम, वन्यजीव मानव द्वंद्व को रोकने के लिए विभिन्न संरचनाएं बनाई गई हैं। EI सर्विलेंस स्थापित किया जाएगा। इससे हाथियों के आने की सूचना पहले ही मिल जाएगी। वन्य प्राणियों के रेस्क्यू और पुनर्वास के लिए कार्य किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ हाथियों के कारण वहाँ के किसान बहुत परेशान हैं, पर एक कॉरिडोर है जिसमें हमारे भी 2-3 जिलों में हाथी आ जाते हैं। हमने उन हाथियों से किसानों की और वहाँ के जनजीवन को बचाने के लिए एक 47 करोड़ की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की है, जिससे कि जंगली हाथियों की सुरक्षा में है, जंगली हाथियों के कंट्रोल के लिए वहाँ पर किस प्रकार उन गांवों को प्रशिक्षित करें। जैसे कि हाथी घुस जाए तो फिर उनको पटाखे फोड़कर उनका मार्ग परिवर्तित करना, ये सब प्रशिक्षण देना, ये सब काम भी होगा। इसमें हमारा EI सर्विलेंस भी वहाँ पर होगा। हाथी जब आएंगे तो हम पहले से हमें पता लग जाए, उसका एक कंट्रोल रूम होगा जिसमें कि हम उनको रेस्क्यू करके, जैसे हमें जानकारी मिलेगी उनको रेस्क्यू करके और एक यथास्थान जंगल में वापस पहुंचा सकें। आप सभी जानते हैं कि जब हाथी बड़ा उग्र हो जाता है तो मानव जाति के लिए बहुत खतरा हो जाता है। तो उग्र भी नहीं हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के ग्रामीणों को प्रशिक्षण देना कि जानवर को उत्तेजित नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो जब गांव में घुसता है तो अज्ञानतावश वो उत्तेजित कर देते हैं और उत्तेजित जानवर के बहुत नुकसान पहुंचा देता है। और इसलिए उस वहाँ के लोगों को प्रशिक्षण करना और वहाँ पर एक रैपिड एक्शन टीम तैयार करना, जहाँ जहाँ स्थान है उन सब स्थानों पर निगरानी रखना, उनकी ट्रैकिंग करना, पेट्रोलिंग, ये सब व्यवस्था की जाएगी। और इसमें लगभग 47 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। ग्रामीणों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। योजना के अंतर्गत प्रभावित क्षेत्रों में मानव हाथी द्वंद्व से निपटने के लिए ग्रामीण वन विभाग और वन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभिन्न प्रकार की फेंसिंग कार्य की जाएंगी।
जिसमें सोलर फेंसिंग भी शामिल है। मानव हाथी द्वंद के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया जाएगा और आवश्यक उपकरण क्रय किए जाएंगे। निगरानी और ट्रैकिंग कार्य के लिए पेट्रोलिंग वाहन और रेडियो कॉलर क्रय किए जाएंगे। साथ ही हाथी मित्र दल का गठन किया जाएगा। जंगली हाथियों के प्रबंधन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 और साल 2026-27 यानी आगामी 2 वर्षों सहित कुल 4 साल के लिए 47,11,69,000 रुपए की योजना की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। इस योजना में हाथियों की सुरक्षा एवं अनुश्रवण के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में कुल राशि रुपए 1,52,54,000 रुपए खर्च की गई है। निर्णय अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजनाओं में राशि 20 करोड़ रुपए और वर्ष 2026-27 में 25,59,15,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। इस तरह आगामी 2 वर्षों सहित कुल 4 वर्षों के लिए योजना का आकार राशि 47,11,69,000 रुपए निर्धारित की गई है। 77 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी। बैठक में गेहूं की खरीदी को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि 5 मई तक राज्य के 3,475 खरीदी केंद्रों पर लगभग 9 लाख किसानों से गेहूं की खरीदी की गई है। अब तक कुल 77.74 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी की जा चुकी है, जिसमें 74.42 लाख मीट्रिक टन का भंडारण किया जा चुका है। किसानों को 18,471 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है और बाकी 400 करोड़ रुपए का भुगतान जल्द ही किया जाएगा। प्रदेश में गेहूं उपार्जन का काम 5 मई को सभी 3,475 केंद्रों पर समाप्त हो गया है और लगभग इस अवधि में 9 लाख किसानों ने फसल विक्रय का कुल पंजीकरण करने के बाद 77.74 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। इसका भंडारण हो चुका है और बाकी भी जहां जहां निर्देश दिए गए कि बाहर गेहूं हो तो उसका भंडारण करके वर्षा से कैसे हम गेहूं को बचा सके इसकी चिंता करें। महाराष्ट्र सरकार के साथ एमओयू। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच रोजगार, व्यापक सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। भविष्य में दोनों राज्यों के बीच संयुक्त कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। एमपी महाराष्ट्र को जोड़ते धार्मिक सर्किट का होगा निर्माण। कैबिनेट ने एक नया धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें महेश्वर, ओमकारेश्वर, भीमाशंकर जैसे प्रमुख ज्योतिर्लिंगों को शामिल किया जाएगा। इस सर्किट के माध्यम से श्रद्धालु एक साथ इन पवित्र स्थलों की यात्रा कर सकेंगे। यह सर्किट मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक एकता और पर्यटन को बढ़ावा देगा। पर दोनों प्रदेशों की सांस्कृतिक विरासत को, जो प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि विकास के साथ विरासत को भी हमें संभालना है, तो दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो ज्योतिर्लिंग हैं, महेश्वर, ओंकारेश्वर, गणेश्वर, भीमाशंकर, इन सब का एक सर्किट बनाया है और वह एक धार्मिक सर्किट जो कि इन सभी ज्योतिर्लिंगों पर लोग एक साथ जा सकें, इस प्रकार की योजना बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही महाराष्ट्र में के साथ रोजगार, व्यापार, सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक दस्तावेज को एकत्रित करना। महाराष्ट्र में भी कृष्ण पाठिका, मध्य प्रदेश में हम लोग भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ अपनी लीला की है उस सभी स्थानों को हम डेवलप कर रहे हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक विकास पर ध्यान देना। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार अब राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों को संजोने का काम करेगी। साथ ही सभी ज्योतिर्लिंगों का एक धार्मिक सर्किट बनाया जाएगा
ताकि श्रद्धालु एक ही यात्रा में इन धार्मिक स्थलों का दर्शन कर सके। साथ ही भगवान कृष्ण के कर्म स्थल जहाँ उन्होंने असुरों के खिलाफ जागृति की थी, वहाँ भी विकास कार्य किए जाएंगे। नाथ परंपरा और देवी अहिल्याबाई की जयंती। नाथ परंपरा को राज्य के विभिन्न हिस्सों में विकसित किया जाएगा। इस संदर्भ में देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार इंदौर में अगली बैठक आयोजित करेगी, जिसमें विजन 2047 का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। ऐसे नाथ परंपरा का महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनसे बड़ा संबंध रहा है। तो इन सब को डेवलप करना, लोक माता अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र का ही है, उनके स्थान को भी डेवलप करना। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि जिस प्रकार हमने इंदौर में मां साहब के 300 वर्ष पूरे होने पर कैबिनेट करने का निर्णय लिया है, उसी प्रकार महाराष्ट्र की सरकार भी पुणे के पास मां अहिल्याबाई का जन्म स्थान है, वहां कैबिनेट करेगी। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इसका ध्यान रखा गया है। इंदौर में रीजनल टेक्सटाइल एक्सपो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही 10वीं और 12वीं पास छात्रों को नौकरी मिल सकेगी और राज्य में बेरोजगारी दर कम होगी। अब 16 मई को इंदौर में एक रीजनल ग्रोथ कॉन्क्लेव मेरियट होटल में होगी। इसमें मैनमेड टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम करने वाले, क्योंकि टेक्सटाइल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ रोजगार की सर्वाधिक संभावना रहती है, और वो भी ऐसे लोगों को रोजगार मिलता है जो अशिक्षित हैं, 12th पास हैं, 10th पास हैं। उनको थोड़ा सा उनका स्किल डेवलपमेंट करके इस क्षेत्र में रोजगार के बहुत अवसर मिलते हैं। हाई स्पीड मेट्रो और खेलों में प्रदेश का प्रदर्शन। प्रदेश में हाई स्पीड मेट्रो ट्रेन के कोचेस बनाए जाएंगे, जो भारतीय सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन खेलो इंडिया में शानदार रहा है। राज्य में 9 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य पदक प्राप्त किए गए हैं, जिससे राज्य को 6वां स्थान मिला है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मध्य प्रदेश का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। 4 से 15 मई खेलो इंडिया गेम्स, जिसमें मध्य प्रदेश ने 9 स्वर्ण और 5 रजत पदक, 10 कांस्य पदक जीतकर देश में 6वां स्थान प्राप्त किया है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 10 वर्षों में खेलों के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने काफ़ी प्रगति की। बड़ी मुश्किल से पहले हमारा 20वां 25वां स्थान रहता था। अब हमारे यहाँ के प्रदेश के खिलाड़ियों को हमने जब इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, खेल विभाग ने बजट बढ़ाया, उसके बाद से खिलाड़ियों के खेलने के स्तर में भी बहुत परिवर्तन आया है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस बार 9 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 10 कांस्य पदक जीतकर मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर पहुंच गया है। इस योजना के माध्यम से यह भारत अर्थमोर्स लगभग 1800 करोड़ का निवेश करेगा। यहाँ यह स्थान होगा इसका गोहरगंज रायसेन VEML द्वारा। यह हाई स्पीड रेल के मेट्रो ट्रेन के कोचेस बनेंगे, और इन लोगों ने भी सारी, क्योंकि भारत सरकार का प्रोजेक्ट है ये जल्दी ही प्रारंभ होकर वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम करेगा। जंगली हाथियों से बचाव के लिए प्रशिक्षण। राज्य सरकार ने जंगली हाथियों से जनजीवन की सुरक्षा के लिए 47 करोड़ रुपए की एक योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत ग्रामीणों को जंगली हाथियों से बचने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सफलता ने भारत के बढ़ते नेतृत्व और तकनीकी क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित किया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ
रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और भारतीय सेना के सभी जवानों की सराहना की गई। देश के सम्मान के लिए 140 करोड़ लोगों के सम्मान के लिए जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में देश की सेनाओं ने सिंदूर अभियान के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को तहस नहस किया है, उसके लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और देश की तीनों सेनाओं का अभिनंदन किया है। और अगर पाकिस्तान फिर से हरकत करेगा तो हमारी सेना तैयार है और इसलिए सभी ने माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया है। माता अहिल्याबाई होलकर के स्थलों का संरक्षण। कैबिनेट ने पुणे के समीप स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्म स्थान को विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा इंदौर नगर स्थापना के 300 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। यह आयोजन महिला सम्मान को समर्पित होगा और अहिल्याबाई द्वारा महेश्वर की साड़ी और रोजगार को बढ़ावा देने के प्रयासों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। माता अहिल्या देवी के पूरे जीवन पर सांस्कृतिक, धार्मिक, प्रशासनिक जो योगदान है उनका, उसके ऊपर नृत्य नाटिका, फिल्म, लाइट एंड साउंड प्रोजेक्शन, मैपिंग इत्यादि का काम महाराष्ट्र सरकार भी करेगी और हम भी करेंगे। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में आयोजित की गई। बैठक में मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य के शासकीय विद्यालयों में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। साय कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन। बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में होगा सुधार। गुणवत्ता के आधार पर दी जाएगी ग्रेडिंग। शिक्षण प्रक्रियाओं में किया जाएगा सुधार। कलाकारों और साहित्यकारों की बड़ी पेंशन। 2000 से बढ़ाकर 5000 हुई पेंशन। भूमि आवंटन प्रक्रिया की गई पारदर्शी। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन। राज्य की औद्योगिक नीति होगी और मजबूत। खिलौना उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। किसानों को मिलेगा औद्योगिक खेती का फायदा। डिप्टी सीएम अरुण साहू ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य के शासकीय विद्यालयों में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन करने का अहम निर्णय लिया है। इस अभियान के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, पालक शिक्षक सहभागिता बढ़ाने और शैक्षणिक उपलब्धियों को उन्नत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष फोकस किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अभियान के तहत विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण कर गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी। कमजोर शालाओं की नियमित मॉनिटरिंग विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। मॉडल शालाओं का चयन कर कमजोर शालाओं के शिक्षकों को वहां शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। पालक शिक्षक बैठकों के माध्यम से अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों में वृद्धि के लिए कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन करेंगे। इसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, पालक शिक्षक सहभागिता बढ़ाने और शैक्षणिक उपलब्धियों को उन्नत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। अभियान के तहत विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण कर गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी। कमजोर शालाओं की नियमित मॉनिटरिंग विभिन्न विभागों के अधिकारियों
और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। मॉडल शालाओं का चयन कर कमजोर शालाओं के शिक्षकों को वहां शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। पालक शिक्षक बैठकों पीटीएम के माध्यम से अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों में वृद्धि के लिए कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं में भी सुधार किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने साहित्य और कला के क्षेत्र में राज्य के आर्थिक रूप से गरीब कलाकारों और साहित्यकारों के लिए एक बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। वहीं विधानसभा बजट सत्र में की गई घोषणा के परिपालन में अब कलाकारों को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता पेंशन को 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इसके लिए संस्कृति विभाग अंतर्गत संचालित वित्तीय सहायता योजना नियम 1986 में संशोधन के प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया है। इसमें उन कलाकारों और साहित्यकारों को आर्थिक संबल मिलेगा जो आजीविका के लिए संघर्षरत हैं। आपको बता दें कि ये योजना वर्ष 1986 में शुरू की गई थी। तब न्यूनतम सहायता राशि 150 रुपए और अधिकतम 600 रुपए निर्धारित थी। बाद में वर्ष 2007 में इसे बढ़ाकर 1500 रुपए और फिर 2012 में 2000 रुपए किया गया, लेकिन पिछले 12 वर्षों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। वर्तमान में राज्य में कुल 162 कलाकारों को यह पेंशन दी जा रही है। वर्तमान में हर कलाकार को सालाना 24,000 रुपए पेंशन मिल रही है, जो संशोधन के बाद बढ़कर 60,000 रुपए हो जाएगी। इससे कुल वार्षिक व्यय 38.88 लाख रुपए से बढ़कर 97.20 लाख रुपए हो जाएगा, जिससे राज्य पर 58.32 लाख रुपए का अतिरिक्त वार्षिक भार आएगा। बजट सत्र में की गई घोषणा के अनुपालन में अब कलाकारों को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता पेंशन को 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति माह करने का निर्णय। इससे उन कलाकारों साहित्यकारों को आर्थिक संबल मिलेगा जो आजीविका के लिए संघर्षरत हैं। यह योजना 1986 में प्रारंभ की गई थी और तब न्यूनतम सहायता राशि 150 रुपये और अधिकतम 600 रुपये निर्धारित थी। वर्तमान में हर कलाकार को साहित्यकार को 24,000 रुपये पेंशन मिल रही है, जो संशोधन के बाद अब 60,000 रुपये सालाना हो जाएगी। इससे वार्षिक व्यय 38.88 लाख रुपये से बढ़कर 97.20 लाख रुपये हो जाएगा। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में औद्योगिक विकास को और अधिक गति देने एवं भूमि आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इस संशोधन से औद्योगिक क्षेत्र, बैंक और अन्य भूमि खंडों के आवंटन की प्रक्रिया में और अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता आएगी। इससे औद्योगिक निवेशकों को भूमि आवंटन प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने और लाभ उठाने में सुविधा होगी। साथ ही मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में कई महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है। इससे राज्य की औद्योगिक नीति और अधिक रोजगार परक, व्यापक और उद्यमों के लिए लाभकारी हो जाएगी। प्रस्तावित संशोधन से राज्य में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। साथ ही आधुनिक खेती से लेकर खिलौना उद्योग तक को बढ़ावा मिलेगा। आज छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन करने का निर्णय किया। इसके माध्यम से अब औद्योगिक क्षेत्रों, लैंड बैंक तथा अन्य भूमि खंडों के आवंटन की प्रक्रिया में और अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता आएगी। इससे औद्योगिक निवेशकों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने और उसका लाभ उठाने में सुविधा होगी। एक ऐतिहासिक निर्णय आज मंत्रिपरिषद में लिया गया। युवाओं को मिलेगा रोजगार। नई नीति के तहत जिन कंपनियों में छत्तीसगढ़ के लोगों को नौकरी मिलेगी, उन्हें सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा।
हाईटेक खेती को मिलेगा बढ़ावा। अब हाइड्रोपोनिक और एयरोपोनिक जैसी आधुनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को नई तकनीकी जैसे ऑटोमेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फायदा मिलेगा। आज के कार्यक्रम में हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कैबिनेट बैठकों की महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। इन निर्णयों से दोनों प्रदेशों के विकास और शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। फिलहाल के लिए कैबिनेट एनालिसिस में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।